इतना नहीं है कि मैं एक्चुअली सिर्फ ये 3 बीमारी नहीं बता रहा हूँ। अगर ये 3 बीमारी बतानी होती ना तो मैं इसको 2-3 मिनट में, मतलब 2-3 घंटे में खत्म कर देता पूरा। एंजाइना और ये ठीक है ना, और CHF, ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट हो जाता 3 आवर्स में। बट मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, और हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए, एक एक चीज को, जैसे ANS, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, अल्फा ब्लॉकर हो गया, तो ये सब मैं पूरा डिटेल में बता दिया। तुमको कभी वो सब मतलब ANS में जब बताऊंगा तो ये सब मैं बताऊंगा ही नहीं, बोलूंगा वो तो मैंने पढ़ा दिया था ऐसे करके, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो चीज कर रहे हैं अच्छा से कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हम लोग बस एकदम फास्ट 1-2 मिनट में बता देते हैं। हाइपरटेंशन हम लोग किए थे, ठीक है ना, हाइपरटेंशन का स्टार्टिंग किए थे, टारगेट और डैमेज ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे बताया कि पुराना वाला को हम लोग हटा दिए हैं, 140/90 वाला कंसेप्ट को, राइट। अभी 130/80 का कंसेप्ट आ गया है, ठीक है। GNC के बारे में तुम लोग को पढ़ने बोले थे, GNC क्या होता है जानो, तुम्हारा इंटरेस्ट जगेगा, तुम लोग और पढ़ोगे इसके बारे में। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में बताए थे, ठीक है। इंडिकेशन फॉर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कब होगा, है ना, जब सिम्टम्स आएंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ेंगे, ये सब बताए थे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताए थे कि वी शुड एनकरेज द पेशेंट फॉर वेट लॉस, अडॉप्ट द डैश डाइट, है ना, एक्सरसाइज बोले थे। डायबिटीज में 40 मिनट पर डे, और इसमें 30 मिनट्स पर डे, ऐसे करके, ऐसे कोई ये नहीं है, बट पेशेंट को हम लोग हमेशा ज्यादा बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो उतना करेगा नहीं, ठीक है, उससे कम ही करेगा, तो इसलिए डबल बोल दो, है ना, वो ऑटोमेटिकली आधा करेगा, वो मैं जानता हूँ। मैंने बहुत पेशेंट देखा है, मतलब ऐसे ही करते हैं वो लोग, ठीक है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन बोलना होता है कि नमक कम खाइए, जिसमें सोडियम ज्यादा रहता है वो कम खाइए, जिसमें पोटेशियम ज्यादा है वो ज्यादा खाइए, है ना। जैसे डाब का पानी वो सब पीने बोलते हैं, बट ज्यादा नहीं। किसी चीज का भी याद रखना लाइफ में, किसी चीज का एक्सेस खराब होता है। मैं हमेशा नहीं बोलूंगा तुमको कि यार 24 घंटा तुमको पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ सकता। बट लाइफ में ये बात जरूर याद रखना कि इन 24 आवर्स में तुम्हारे पास भी 24 आवर्स है, इलॉन मस्क के पास भी 24 आवर्स है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी 24 आवर्स है, ठीक है ना। सबके पास 24 आवर्स होता है, बस ये 24 आवर्स में आप क्या करोगे ना, वो डिफाइन करेगा कि आप 10 साल बाद लाइफ में क्या करोगे। ये बात हमेशा याद रखना। ये 24 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस 24 घंटा को तुम कैसे चैनलाइज करोगे, अपना एनर्जी को, अपना टाइम को कैसे तुम चैनलाइज करोगे, किसमें तुमको देना है, प्रायोरिटी बेसिस पे किस तरह से करना है, दैट विल डिफाइन कि तुम्हारी लाइफ में तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे लाइफ में, ठीक है ना। जो जो भी फील्ड में तुम हो, जो भी फील्ड में तुम हो, उसमें तुमको एक्सेल करना है, अच्छा करना है, कि तुमसे अच्छा वो उस फील्ड में नहीं होना चाहिए कोई। ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, राइट। तुमको पेशेंट का जान बचाना है, इफ यू आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना है तुमको, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुमको पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। उसको हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है तुम उसको वो चीज दे दो, पेशेंट ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास खींचा चलाएगा, है ना। वो बोलेगा नहीं नहीं, ये डॉक्टर साहब अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, पेशेंट का काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है, आज के डेट में काउंसलिंग ही कोई नहीं करता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। टाइम होता सबके पास है, कोई देना नहीं चाहता है, ठीक है। टाइम इज वेरी वेरी एसेंशियल, और मैंने फिर से बताया 24 आवर्स वाला भूलना मत, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग के बारे में बताया, पहले ABCD था, अभी हट गया, है ना। अभी में बहुत सारा उल्टा पुल्टा काम होता था, तो हम लोग ACD करके स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसमें रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के बारे में बताया, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के बारे में बताया, किस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, और बहुत सारा ऑर्गन डैमेज ये सब के बारे में बताए। उसमें तुम्हारा स्लोली हम लोग BP को रिड्यूस करते हैं, IV ड्रग्स देते हैं। IV ड्रग्स का नाम तुमको याद करना है कि इतने सारे होते हैं, जिसमें नाइट्रोप्रोसाइड, निकार्डिपिन, क्लोनिडीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस यही है ना, तो ये सब IV देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स के बारे में बताया कि भाई एक्यूट रीनल फेलियर जो होगा, उसमें हाइपरटेंशन अगर होगा तो फिनाल्डोपाम देते हैं। सब नए नए ड्रग्स से जान के रखो कि D1 रिसेप्टर्स होते हैं, डोपामिन रिसेप्टर्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में कौन यूज नहीं करते हैं, तो थायाजाइड और 81, ये है ना, ये आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कि दीज आर माइल्ड डायरेटिक्स, है ना, इसको यूज नहीं करता हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव के ड्रग्स का क्लासिफिकेशन में हम लोग सिंपैथोलाइटिक्स के बारे में बात किए थे, डायूरेटिक्स के बारे में बात किए थे, ड्रग इनिबिटिंग द रास सिस्टम ये बात किए थे। हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग ये आज करने का और ये आज करने का, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, राइट। और वेदोडाइलेटर हम लोग सोच रहे हैं कल करेंगे, और तीनों बीमारी को एज प्रॉपर करते जाएंगे, ठीक है ना। सॉरी, हाइपरटेंशन, एंजाइना एंड CHF। तो उसमें हमको क्या होगा ना कि हम सिर्फ बीमारी बताएंगे, बीमारी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पैथोफिजियोलॉजी बताएंगे हर एक बीमारी का, और जैसे जैसे होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक दवाई को जोड़ते जाएंगे कि ये दवाई यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस
तरह से हम लोग पढ़ाएंगे। वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं हम लोग। यस, तुम लोग का स्क्रीन में भी पूरा अच्छे से विजिबल होगा। सो ये हो गया तुम्हारा पैथोलाइटिक्स, हो गया अल्फा ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर के बारे में हम लोग डिस्कस किए। यहाँ पे देखो बीटा ब्लॉकर आर रास रास को कम करता था, ठीक है ना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रियापिज्म ये सब के बारे में भी बताए थे हम लोग, बहुत मजा किए थे कल, है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किए थे, हंसी मजाक कर रहे थे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये सब भी बताए। और यहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स थे जिसके बारे में हम लोग एक एक चीज के बारे में, जैसे सॉरी ये चीज रिएक्शन और ये सब के बारे में भी डिस्कस किए थे। और फिनोक्रोमोसाइटोमा, कल कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे था, तो उसके बारे में हम लोग और भी बहुत सारे ड्रग्स के बारे में बात किए थे, राइट। यहाँ पे तुमको बोले थे कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है जिसमें तुमको ये सब चीज के बारे में भी पता होना चाहिए, तुम लोग को जानना चाहिए ये सब, ऑब्वियसली यू शुड नो दिस थिंग्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी वैलेंटाइंस डे अभी यूज करना है, लाइफ लॉन्ग काम आएगा, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में हम लोग, मेरा दोस्त लोग हमसे पूछते रहता है, क्योंकि सबका शादी हो गया, बच्चा हो गया, है ना। हम तो भैया चले बाल ब्रह्मचारी, अभी तक सब कभी पढ़े तो जाने तो सब कुछ है, लेकिन कभी यूज करवाए नहीं है ना, या फिर किए नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा अभी तक ये तुम्हारा अल्फा ब्लॉकर के बारे में, चलो हो गया, है ना। हम लोग बहुत सारे डिस्कस किए थे, एक एक करके हम लोग पूरा अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर के बारे में डिटेल में हम लोग बात किए थे, बीपीएच, स्कॉर्पियन स्टिंग, बीटा ब्लॉकर्स, राइट, ये सब सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस ऑल थिंग, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। हम बस शॉर्ट में आगे बढ़ रहे हैं कि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीज डिस्कस किए हैं, ठीक है। और सबको रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, आई एम श्योर तुम लोग ये चीज को समझ रहे होगे हम क्या बोल रहे हैं। हम प्रॉमिस किए थे कि डायरेक्टिक्स हम कल बताएंगे, तो आज ही होगा, ठीक है। तो ये आज हो गया, कल नहीं होगा, आज होगा डायरेक्टिक्स, ठीक है। ये चीज हो गया, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़े थे, ठीक है। रास को एक बार फिर से देख लेते हैं, रास कैसे काम करता है। ब्लड प्रेशर अगर कम होता है तो ब्रेन में अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, वहां से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वहां से वो बोलेगा बीटा 1 को काम करो भाई, तो वो रिलीज करेगा तुम्हारा रेनिन, ठीक है। अब रेनिन कहाँ से सिक्रेट होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा जो लिवर है, ठीक है ना। लिवर के, ये लिथियम नहीं था, ये लिवर है ना। तो लिवर जो है वो एंजियोटेंसिनोजन रिलीज करता है, तुमको पता होना चाहिए, ये नॉर्मली निकलते रहता है बॉडी में, बट जब तक रेनिन नहीं आएगा, वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। ये 10 अमीनो एसिड का होता है। ये रहा हमारा एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। और ये कन्वर्ट करता है तुम्हारा एस एंजाइम, जो तुम्हारा कोविड में भी तुम्हारा क्या होता था, एस टू पे काम होता था, एस टू रिसेप्टर पे डॉकिंग करता है, इसका स्पाइक प्रोटीन, इसका स्पाइक प्रोटीन क्या करता है, इसमें डॉक करता है, ठीक है, DOCK, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारा 81 रिसेप्टर के बारे में हम बताए थे, कहाँ पे होता है ये ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। तो उसमें से एक ऑर्गन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एड्रिनल कॉर्टेक्स है, दूसरा है ब्लड वेसल्स, तीसरा है हार्ट। हार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हाइपरट्रोफी जो होता है उसको भी हम लोग ये करता है, बचाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 81 रिसेप्टर क्या होता है, कहाँ होता है, इसके ब्लॉकर्स को क्या कहते हैं, है ना। ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग ये जो जितने भी किरण थे वो सब, है ना, तो किरण एक्चुअली, ठीक है ना, किरण किरण मत करना ज्यादा। सो ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। फिर हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि डायरेक्टली रेनिन का रिलीज को कौन कम करता है, तो क्लोनिडीन हमारा करता है, और कुछ बीटा ब्लॉकर्स भी इनडायरेक्टली करते हैं। एस इनहिबिटर्स का नाम हम लोग डिस्कस किए थे, वहां पे ड्राई कफ क्यों होता है, कोविड-19 में ड्राई कफ क्यों होता है, ये सब के बारे में डिस्कस किए थे। एंजियोडीमा, राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, रैशेस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। इवन जो स्पाइक प्रोटीन यूज कर रहे हैं उसमें कुछ पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे, कोविड पेशेंट में, वो भी क्यों होता है, हम लोग इसको थोड़ा सा देख लिए थे, क्योंकि ये सिलेबस में है। बहुत लोग जो वाई ये सब दे रहे हैं वो लोग को भी ये चीज पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ये सब जान के रखो, ठीक है। और हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई कफ के लिए बहुत सारा चीज के बारे में बोले कि वी विल स्विच टू, एक में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वी विल स्विच ओवर द ड्रग, ठीक है। तो ये भी चीज है। और कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे। अब हम लोग एज प्रॉपर एस इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल बहुत लोग फैटिक हो गए थे, दिमाग में ज्यादा करना भी अच्छा नहीं होता है। योर ब्रेन विल वर्क ओनली 45 मिनट्स एज प्रॉपर, ठीक है। 45 मिनट्स के बाद ब्रेन एक्चुअली सैचुरेट कर जाता है, उसके बाद काम नहीं करता है, फिर फैटिक होना स्टार्ट होता है, क्योंकि न्यूरो ब्रेन में कम हो जाता है। इसीलिए जो क्लासरूम का जो टाइमिंग होता है ऑलवेज 45 मिनट्स, मैं हमेशा 45 मिनट्स पढ़ाता हूँ।
सर तो अभी 1.5 घंटा क्यों पढ़ा रहे हैं? 1.5 घंटा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए मुझे ज्यादा पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं 45 मिनट्स ही करके रोज पढ़ाता तुम लोग को, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टडी अ बिट, ओके, कि एस इनहिबिटर्स क्या है, राइट, उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, इनहिबिटर्स है, राइट, सबसे पहले काम करेगा ये वेजोडाइलेटर, ठीक है, ये वेजोडाइलेशन का काम करेगा सबसे पहले, ठीक है। सो वेजोडाइलेशन का काम किया, यहाँ पे ये एल्डोस्टेरोन को भी कम करता है और कार्डियक हाइपरट्रॉफी को होने से बचाता है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है तुम्हारा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि एस इनहिबिटर्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। साइड इफेक्ट क्या होता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाइपर कैलेमिया। व्हाट इज हाइपर कैलेमिया, पोटेशियम बढ़ जाता है, ठीक है। इमिया मतलब होता है ब्लड, ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाता है। अब पोटेशियम बढ़ जाता है तो हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन विद द पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। अब हम तुमको बोले थे सीट जो ड्रग्स होते हैं वो पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक होते हैं, तो सीट में क्या क्या आते हैं, स्पेनोलेक्टोन, एप्लिनोन, ठीक है, एमिलोराइड और ट्रायमटेरिन, ये चार होते हैं, देखो SEAT, ठीक है, ये हो गया सी ड्रग्स। तो ये क्या होते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, ठीक है। कैसे कैसे काम करते हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे, ठीक है। और कौन कौन से ड्रग हाइपरकैलेमिया कॉज करते हैं, ये वाइवा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आते हैं, वाइवा एमसीक्यू में, जहां भी वाइवा लिखेंगे ना वो एमसीक्यू भी होता है, याद रखना, ठीक है ना, ऑल एमसीक्यूज आर वाइवा और वाइवाज आर एमसीक्यूज। तो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम्हारा बात किया जाए तो हाइपरकैलेमिया कॉज कौन कौन करता है भाई, तो सबसे पहले हमारा आता है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, उसके बाद एनसेड, फिर सीकेडी। सर ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, साइक्लोस्पोरिन। टीचर ये वाइवा में सुनना चाहता है कि साइक्लोस्पोरिन का नाम बच्चा लेता है कि नहीं, जानता है कि नहीं साइक्लोस्पोरिन के बारे में, क्यों, क्योंकि इसका फिर बाद में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जाएगा, ठीक है ना। टीचर फंसाता है तुमको अपने क्वेश्चंस में, अगर बोल पाओगे तब सही है, नहीं बोल पाओगे तो बस गया तुम, नंबर गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ड्रग्स, एस इनहिबिटर का सारा प्रिल होता है, तो CRPF याद कर सकते हो, ठीक है, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, पेरिंडोप्रिल और फॉसिनोप्रिल। इसमें पेरिंडोप्रिल इज द लॉन्गेस्ट वन, और फॉसिनोप्रिल जो है नो डोज रिडक्शन इन द रीनल फेलियर, तो इसको रीनल फेलियर में हम आराम से दे सकते हैं। CRPF का बेल्ट से जब मार पड़ेगा ना तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे और भी प्रिल्स है, ठीक है, कुछ नए नए प्रिल्स है, कुछ पुराने प्रिल्स है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो, बेनाजे है ना, इनाला, लिसिनो और ट्रेनालो, और क्या पड़ेगा, मार, ठीक है ना। तो हम क्यों लिख दिए ऐसे, मतलब जान, मतलब भावनाओं को समझो, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये CRPF के बेल्ट से मार, राइट, मॉक्से एंड क्वीना प्रिल। सो दीज ऑल आर प्रिल्स, ठीक है। नाम याद करना है, अब कैसे भी याद करो तुम, 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, 10 बार बोलो, राइट, याद करना होता है, इसमें देयर इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, तुम लोग को देखने में भी अच्छा लगेगा। कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल सबसे पहला आया था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा गंदा भी है, मतलब मोस्ट साइड, सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट किसमें होगा, इसी में होगा। शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम था, पेशेंट को बार बार खाना पड़ता था, तो पेशेंट कंप्लायंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था, ये भैया ये तो सल्फर ड्रग कंटेनिंग है, तो जिसका क्या है, सल्फर एलर्जी होता है उसको हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन, कैन एनीवन से कैन एनीवन से वन विटामिन कंटेनिंग सल्फर, सल्फर कंटेनिंग विटामिन का नाम कोई बता सकता है, एनीवन, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जनरल नॉलेज का। Sir, sulfadiazine, sulfaguanidine. आई एम आस्किंग अबाउट विटामिन। Sir, thiamine, biotin. थायामीन नहीं होता है, बायोटीन होता है, Yes, sir. ओके। बायोटीन जो होता है सल्फर कंटेनिंग, ये, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोग इसके बारे में मतलब पढ़े हो, ठीक है। तो बायोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7 होता है ये तुम्हारा प्यूरिन मतलब बायोटीन जो होता है, B7 होता है, ये जितने भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं ना, मतलब जहां पे तुम्हारा एडिशन ऑफ कार्बन होता है, तो वहां पे बायोटीन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब बायोटीन में, कि तुम्हारा जो ये होता है क्या बोलते हैं, मतलब
जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, बट दिस इज ओनली सल्फर कंटेनिंग। और बायोटीन में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम पूछे जनरल जनरल नॉलेज में, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एंटी विटामिन का नाम बताओ। एंटी विटामिन, एनीवन कैन से व्हाट इज एंटी विटामिन, एक एंटी विटामिन का नाम बताओ। आई एम वेटिंग, एंटी विटामिन का नाम बताओ। 5 4 3 2 1, चलो। नहीं सर है। एस्कॉर्बिक एसिड। नो, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन बाबू, वो एंटी विटामिन नहीं है। आंसर है एविडिन। आंसर क्या है? एविडिन। एविडिन इज कॉल्ड एंटी विटामिन, क्यों? क्योंकि ये बायोटीन से बाइंड हो जाता है। एविडिन इज प्रेजेंट इन द रॉ एग, ठीक है। कच्चा अंडा जो खाता है ना, दूध में कभी कभी कच्चा अंडा डाल के पी लेता है सब लोग, बॉडी बिल्डर सब, ये सब है ना। तो वो क्या करता है ना, एविडिन क्या करता है, जाके बायोटीन से बाइंड कर जाता है, और बाइंड करके ना ये कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड हो जाता है। तो बायोटीन क्या होता है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस नहीं होते हैं बॉडी में, ठीक है ना। तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जान के रखना कि सल्फर कंटेनिंग, क्योंकि मैंने अभी एक्चुअली कुछ दिन पहले कुछ मतलब वाइटामिन्स पढ़ाया था, तो इसीलिए मैं सोचा कि ये नॉलेज तुम लोग को भी शेयर करूं, ठीक है। कभी किसी दिन विटामिन और मिनरल्स एक दिन का क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है सल्फर कंटेनिंग ड्रग, क्या क्या था, आई एम सॉरी, ये हाँ। तो सल्फर कंटेनिंग ड्रग कौन सा था, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा था, कैप्टोप्रिल, ठीक है। अब याद रहेगा तुम लोग को ये सब बात, ठीक है। तो सल्फर ड्रग में और क्या होता है ना, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ए ग्रैनुलोसाइटोसिस होता है, ठीक है। मतलब जो ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स वाले कंटेनिंग डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, नहीं सॉरी, जो ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ये उसका साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी क्या होगा, बढ़ जाएगा एक तरह से, ए ग्रैनुलोसाइट्स बढ़ गए हैं उसमें, राइट। तो उसमें क्या है कि जितने भी प्रिल्स होते हैं, ऑल आर प्रो ड्रग, ठीक है। मतलब उसको एक्टिव होने में प्रिलाट बनना पड़ता है, कल इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। एक्सेप्ट कौन कौन सा है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल और इनालाप्रिलाट, जो जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये लोग पहले से ही क्या है, दीज आर नॉट प्रो ड्रग, ये लोग एक्टिव है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस किस में होगा, पहला हाइपरटेंशन में, दूसरा हाइपरटेंशन विद डायबिटीज। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, एस इनिबिटर्स, एस इनिबिटर्स का बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। हाइपरटेंशन विद रेटिनोपैथी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, या स्क्लेरोडर्मा एक स्किन की बीमारी होती है, या नेफ्रोपैथी हो रहा है, या सीकेडी का पेशेंट है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तुम्हारा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एस इनिबिटर्स, ऑल द प्रिल्स, ठीक है। याद रखना है ये बात को, भूलना मत, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। इट रिड्यूस, मतलब ये सीकेडी में कैसे काम करता है, ठीक है, वो उसी के बारे में है। इंजुरी टू द नेफ्रॉन को बचाता है, क्योंकि हाइपर फिल्ट्रेशन होने से बचाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं कि 24 एनेस्थेसिस्ट लोग जानते हैं ये बात कि एस इनिबिटर्स को 24 आवर्स बिफोर सर्जरी हम लोग को बंद कर देना पड़ता है ना, कोई इंट्यूबेशन इस सब में प्रॉब्लम नहीं हो जैसे। इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि फीमेल में, बच्चा में एक्चुअली वहां पे क्या होगा, रीनल एजेनेसिस करा देगा, रीनल को बनने नहीं देगा, ठीक है ना। ए जेनेसिस, जेनेसिस मतलब होता है बनाना, तो ए जेनेसिस मतलब नहीं बनने देगा, ठीक है। तो रीनल को बनने ही नहीं देगा। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन बायलैटरल एफरेंट, ठीक है ना, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, मतलब रीनल आर्टरी में जो स्टेनोसिस हो जाता है, मतलब आर्टरी का स्टेनोसिस का मतलब क्या हो गया, ये मान लो आर्टरी था, ठीक है ना, तो आर्टरी में स्टेनोसिस आ जाना, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, बायलैटरल, ठीक है, स्टेनोसिस हो जाना किसी भी तरह से, ठीक है ना, उसका ल्यूमेन कम हो जाना, ठीक। तो इससे एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्यूट रीनल फेलियर या एक्यूट रीनल इंजुरी भी बोलते हैं, ARI, ठीक है, ये नया नाम है, न्यू नोमेनक्लेचर में इसको ये बोलते हैं, ठीक। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है भाई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है ना। तो हम लोग कैल्शियम चैनल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, कल हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, एक जन ने क्वेश्चन पूछा था, तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम कैसे करता है कि एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है, जैसे मान लो ये रहा मेरा, ये ग्लोमेरुलस, और ये मेरा, सॉरी ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आता है लेके वो होता है एफरेंट, और जो जाता है वो होता है इफरेंट। तो पहले ए आता है फिर ई आता है,
ठीक है ना, AEIOU बोलते थे ना यार, आई लव यू नहीं बोल रहे हैं, वो AEIOU का बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। वो आजकल सब बच्चे लोग ना उल्टा पुल्टा कर देते हैं सब। देखो, तो ए आता है पहले, तो जो पहले ए आता था तो वो लेके आता है, और जो लेके जाता है उसको ई होता है। ए लेके आया, ई लेके चला गया, तो एफरेंट आर्टिकल को क्या करेगा, डायलेट कर देगा। अब मान लो ये डायलेटेड हो गया, तो इसका फायदा क्या होगा, और ये क्या है, कंस्ट्रिक्टेड है, मतलब जितना ब्लड आ रहा है उतना ब्लड नहीं जा रहा है। तो मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलस में जो है, ये जगह में क्या है, ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। फिल्ट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट समझ में आता है कि ये अगर बढ़ जाएगा, एफरेंट अगर डायलेट कर जाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मतलब बायलैटरल अगर एफरेंट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे हमको मतलब बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकाल के वो किडनी को बचा लेता है ERF में जाने से। ठीक है, ये बात ध्यान के रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब 81 रिसेप्टर ब्लॉकर को जानने से पहले, सार्टन्स को जानने से पहले, हम चलेंगे किडनी की दुनिया में। शॉर्ट में मैं किडनी बताऊंगा, उसके बाद में इसमें आऊंगा। ठीक है, क्योंकि किडनी जब तक अच्छा से नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रीनल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जितना जरूरत है उतना ही बताएंगे। ठीक है ना। इसमें 1 to 2 मिलियन क्या होते हैं, नेफ्रॉन। दीज आर द बेसिक सेल्स ऑफ रीनल सिस्टम। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, ये किसी को याद रहता नहीं है, जान के रखो बस। 20% मतलब 100 में 100 अगर है तो 20 कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, है ना। 1/5, 1/5 कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। ये एनसीईआरटी की किताब में लिखी हुई थी, वही चीज को हम फिर से लिख दिए 11th की किताब में, CBSE बोर्ड में जितने लोग आए हैं। ठीक है ना, किडनी रिसीव 1/5 ऑफ द ब्लड। ठीक है ना, डेजा वू हो रहा होगा तुम लोग को, अरे हाँ कभी पढ़े थे हम, हाँ सर डेजा वू, वेरी गुड। तो टोटल है ना, उसमें फिर बोले कलेक्टिंग डक्ट कितने होते हैं भाई, 1 से 2 से इतना। कलेक्टिंग डक्ट कितना तुम्हारा मतलब कलेक्ट करता है यूरिन, है ना, तो इतना लीटर पर मिनट। ठीक। लेंथ ऑफ द नेफ्रॉन कितना होता है भाई, इतना होता है। ये तो डेटा है पूरा, ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं है। PCT का लेंथ कितना है, DCT का लेंथ कितना, CD का लेंथ कितना है। तो समझ में आ रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है ना, क्योंकि कलेक्ट करना होता है उसको। और PCT हो गया क्योंकि बहुत सारे एब्जॉर्प्शन ये सब होते हैं। ठीक है ना, और DCT जो इतना काम का नहीं है, बस एक रिसेप्टर पाया जाता है यहाँ पे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे तो सब बाहर में कॉर्टेक्स, अंदर में मेडुला। कोई भी ऑर्गन को काटोगे सबसे पहले क्या मिलेगा, बाहर में मिलेगा कॉर्टेक्स, अंदर में मिलेगा मेडुला। कल हम लोग बात किए थे, ये किडनी है, किडनी है, ये एड्रिनल का बात किए थे, तो बाहर में क्या था, कॉर्टेक्स, अंदर में क्या था, मेडुला। और हम लोग ये भी बोले थे कि कॉर्टेक्स में अगर ये हम कॉर्टेक्स बनाते हैं, कॉर्टेक्स में मान लीजिए 3 लेयर है, एक लेयर, 2 लेयर, 1 2 3। तो अंदर में हम बोले थे ये है GFR, है ना, क्या बोले थे, जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलारिस और फेसिकुलाटा और रेटिकुलारिस। ठीक है, और बाहर में क्या था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अंदर में क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और लास्ट में R लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना, बस जान लो, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, R। चलिए, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स क्या है, ग्लोमेरुलाई। इनर मेडुला क्या है, रीनल पिरामिड्स, जो 4 से 14 नंबर में होता है ना, इतना ही होता है वो, लगभग एक नेफ्रॉन का बात कर रहे हैं हम। ठीक, सेपरेटेड बाय कॉल्यूम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, नाम तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट बस जान के रखना, बर्टीनी। ठीक। तो ये जब मैं फोटो बनाऊंगा, जब मैं एक्चुअली उसका क्रॉस सेक्शन तुमको दिखाता, तो वो कुछ ऐसा करके दिखता है वो। ठीक है, तो दीज आर द रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, ऐसे करके ये रीनल पिरामिड्स बनते हैं। ठीक है ना, ये रीनल पिरामिड ऐसे करके बनता है, और ये रीनल्स ऑफ कॉलम्स ऑफ बर्टीनी होती है। ये मैं किडनी का ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ऐसे करके किडनी का आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो इसीलिए तुम बस जान के रखो, ऐसे करके ये है, राइट। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, होम्योस्टैसिस एक टर्म था जो किडनी मेंटेन रखता है, इसका टर्म कौन दिया था, वाल्टर कैनन। सबसे पहले जब हम मेडिकल का तैयारी करने आए थे, आकाश ज्वाइन किए थे, सबसे पहले टीचर ने हमको यही पढ़ाया था, इसीलिए हम कभी भूलते नहीं है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट दिए थे, कंस्टेंसी ऑफ द इमिलियो इंटीरियर, मतलब अंदर का जो तुम्हारा कॉन्स्टेंसी है उसको मेंटेन करके रखता है, ये होता है किडनी का फंक्शन। ठीक है ना, क्या होम्योस्टेसिस, जान के रखना ये बात।
कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो होता है किसमें टूटता है? CO2 and H2O। जो हमारे लिए बेकार चीज है प्लांट के लिए यही खाना है। प्लांट ये CO2 को लेता है और हम लोग को देता है O2। आज के हिंदुस्तान पेपर में लिखा था, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में क्या लिखा हुआ था कि एक वन ट्री वन ट्री इज इक्वल टू 78,000 रुपीज। क्या बात करते हैं सर, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब एक ट्री को अगर तुम काटोगे तो तुम्हारा 78,000 रुपीज तुमको पे करना पड़ेगा। ये एक ट्री का वैल्यू है। हिंदुस्तान टाइम्स का फ्रंट पेज में लिखा हुआ ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग को हम भेज देंगे, देखना, पढ़ना इसके बारे में। तो मतलब होता क्या है कि हमारा जो हार्मलेस प्रोडक्ट्स है जो हम लोग रिलीज करते हैं अपना एक्सपायर जब करते हैं, मतलब मरते नहीं, एक्सपायर मतलब एक्सपीरेशन का बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। मर जाएंगे तो बाहर कहाँ निकले, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। बहुत कुछ निकल जाएगा लेकिन हवा नहीं निकलेगा, सांस नहीं निकलेगा, है ना। तो हुआ क्या कि व्हेन वी एक्सपीरेशन में क्या होता है, हार्मफुल एंड प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, दैट इज द CO2 एंड H2O। वो कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म से। और प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म, उससे क्या निकलता है? टॉक्सिक प्रोडक्ट, यूरिया। यूरिया बहुत खराब चीज होता है। अगर शरीर में यूरिया बाहर नहीं निकलेगा ना, तो यूरिया कहाँ चल जाएगा? चल जाएगा ब्रेन में। और ब्रेन में जाके क्या करेगा? एनकेफेलोपैथी। एनकेफेलोपैथी। एनकेफेलो क्या होता है? वो ब्रेन का बाहर का स्ट्रक्चर होता है ना, वो ब्रेन को कवर करता है, उसका हो जाएगा पैथोलॉजी, ठीक है ना। तो यूरिया जो है वो गंदगी है। कार्बोहाइड्रेट फैट खाना तो वेरी गुड, लेकिन जो आदमी लोग जिम जाता है, कहाँ गया जिम वाला सब बच्चा सब, सुनो मेरा बात। जिम वाले बच्चे जो हाई प्रोटीन डाइट में होते हैं, किडनी फेलियर हो जाएगा। ज्यादा प्रोटीन डाइट पे मत रहो। कुछ लोग होते हैं ना वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन डाइट करते हैं, मर जाओगे। मजाक नहीं कर रहे हैं। मेरे सामने बैंगलोर में एक बंदा का ARF हुआ, मेरे को फोन करके वो रोया, बहुत कुछ बोला हमको, है ना, मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ तुम लोग को। वो पेशेंट, वो मेरा दोस्त मरते मरते बचा, तुरंत उसको एडमिट करके बचा है वो। क्यों? हाई प्रोटीन डाइट में था वो। इतना यूरिया उसका बढ़ गया, उसका किडनी निकाल ही नहीं पा रहा था, किडनी फेल हो गया उसका। अभी वो एक किडनी पे काम कर रहा है लगभग, एक किडनी उसका लगभग बर्बाद हो गया, नाक के बराबर काम करता है। सोचो कितना डेंजरस चीज है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट खाना तो चलो सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोटीन, हाई प्रोटीन नेवर। सब कुछ बैलेंस। कभी भी कोई चीज ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है सर, वेरी गुड। फैट बहुत अच्छा होता है सर, आप तो बताए कि हार्मफुल एंड प्रोडक्ट होता है, जी भर के खा लो ये वाला। क्या हो जाएगा? ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या करेगा? ओबेसिटी तुमको, ओबेसिटी जो होता है ना, पता है क्या करता है ओबेसिटी? देखो तुमको दिखाते हैं। ये हुआ तुम्हारा तोंद, देखो तुमको दिखाते हैं। ये रहा तुम्हारा तोंद, ठीक है ना। ये रहा तुम्हारा तोंद, ठीक। अब ये पैर है तुम्हारा, ठीक है ना, बस भावनाओं को समझो। ये रहा तुम्हारा तोंद और ये रहा तुम्हारा सर, ये रहा तुम्हारा सर, ठीक है ना, ठीक। तुम तो पूरा खा रहे हो जबरदस्त तरह से। ये रहा तुम्हारा तोंद। अब यहाँ पे क्या होता है? एडिपोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना, पूरा फूल गया एकदम, फैट से भर गया है पूरा, आधा तुम्हारा यही है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अ फीमेल, ठीक है ना, ये फैट है, ये है ना, फैट है, बोला नहीं क्या बना दिए सर, ठीक है ना। बोल देगा 9 मंथ है, नहीं नहीं 9 मंथ वाला नहीं बात है, ये फैट है। अब ये क्या करता है ना, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली हम लोग का दो चीज होता है। एक हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, ये तो नाम सुने होगे तुम। हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई होता है, एक होता है हंगर सेंटर, ठीक है। हंगर सेंटर का एक न्यूक्लियस होता है। तो हंगर सेंटर और एंगर सेंटर बगल बगल में होता है। तो जो भूखा होता है उसको गुस्सा भी आता है। खाली पेट में क्या होता है? बहुत गुस्सा आता है। खाना खा लो, ठीक है, क्या हो जाएगी? सैटाइटी हो जाएगा। तो सैटाइटी सेंटर जो है, ठीक है ना, वो बगल में ही होता है, लेकिन जब तक तुम खाना नहीं खाओगे सैटाइटी सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा। अब होता क्या है, यहाँ पे जब तुम्हारा तोंद इतना जब बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, बट नाम कुछ जान के रखो। एक होता है लेप्टीन होता है, ठीक है ना, लेप्टीन होता है, एडिपोसिन होता है, बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या करता है ना, ये लोग ना सिग्नल भेजता था ब्रेन में। ये लोग ना ब्रेन में सिग्नल भेजता था कि भाई मेरा खाना हो गया, मतलब सैटाइटी सेंटर को बोलता था कि मेरा खाना खाना हो गया, ठीक। तोंद बढ़ गया, पूरा फैट जमा हो गया, ठीक है, ये कनेक्शन ही टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ? तुम जितना भी खाते रहो, ठूसते रहो, धरती का बोझ बढ़ाते रहो, खाते रहो, लेकिन तुमको ब्रेन को बोलेगा कि मेरा सैटाइटी सेंटर अभी भी एक्टिवेट नहीं है। मतलब तुमको लगातार भूख लगते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कम खाया करो, इस तरह से तोंद नहीं बढ़ाते, दिखने में बहुत खराब लगता है, ठीक है। शर्म आना चाहिए जो लोग अपना मतलब धरती का बोझ बन के बैठे हुए हैं, ठीक है ना।
अच्छा, तो सर ये आप बताए, कुछ खास बात है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं बताए, देखो बताते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो हम चले वैलेंटाइन डे का डेट में, ठीक है, तो भैया आदमी जब प्रपोज करता है ना, तो हमेशा डेट पे खाना खिलाता है, ठीक है ना? काहे भाई, खाना काहे खिलाता है? इसीलिए खिलाता है ताकि सैटिस्फैक्शन सेंटर ओके हो जाए। अगर वो भूखा पेट में अगर जाके प्रपोज कर दिया ना, तो बस भैया वहीं पे तुम मार खा के भाग जाओगे। अब समझ में आया ये डेट का कंसेप्ट कहाँ से आया? देखो यहाँ पे, तो लॉजिक समझो, है ना, भावनाओं को समझो, है ना, तब इसलिए डेट पे जाता आदमी, समझ में आया? ताकि खाना वाना खिला के शांत करेगा, उसके बाद प्रपोज करेगा। देखो यहाँ पे, तो अब एजोटीमिया क्या होता है? एजोटीमिया हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इन ब्लड विदाउट क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम। मतलब क्या बोले हम, कि अगर यूरिया यूरिया जो होता है, सॉरी हम पूरा गंदा कर दिए स्लाइड को, बट यूरिया जो होता है, यूरिया इज वेरी वेरी टॉक्सिक, ठीक है? तो और यूरिया इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ना? यूरिया इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसको क्या करते हैं, अगर बॉडी में बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, लेकिन ब्रेन में नहीं गया, ब्रेन में नहीं गया, तो साइन एंड सिम्टम्स अभी नहीं आया यूरिया का, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एजोटीमिया। जान के रखना कि एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, और टीमिया का मतलब होता है ब्लड, ठीक है? जान के रखना। चलो ठीक है, तो अब ये हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये तो पहली बात, तो बहुत दिन से पढ़ते आए हैं भाई, बचपन से पढ़ते आए हैं ये चीज, चलो ठीक है। एक होता है कॉर्टेक्स में, बाकी होता है जक्स्टा मेडुलरी। मतलब क्या हो, एक है कॉर्टेक्स एक है मेडुलरी, जक्स्टा मतलब होता है बगल में, ठीक है ना? मीनिंग जानो, मीनिंग जानोगे ना तब समझ में आएगा कि अच्छा ये था, इतना बड़ा वर्ड नहीं था, तो दो गो वर्ड था। जक्स्टा मतलब बगल में, ये होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टिकल, खत्म हो गया बात। ये होता है सॉरी 85%, 85%, और ये होता है 90 मतलब 15%। तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया? लगभग ये 90% के आसपास होता है ना? तो ये याद रखना, ये मेडुला के बगल में होता है, जस्ट नियर मेडुला, इसीलिए इसको बोलते हैं जक्स्टा, ठीक है? और ये होता है सुपरफिशियल कॉर्टेक्स में। आगे बढ़ते हैं, फंक्शन क्या है इसका? काम है तुम्हारा फॉर्मेशन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। इसका काम क्या है? जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल गया उसको कंसंट्रेट करो, ठीक है? साइज ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, या लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, हमेशा इसका ज्यादा रहेगा। किसका ज्यादा रहेगा? क्योंकि इसका काम क्या है? कंसंट्रेशन, इसको ज्यादा टाइम के लिए चाहिए, तो साइज और लेंथ जो है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। इफेंट आर्टीरियल का नाम, इसके स्पेशल एक नाम दिया जाता है वासा रेक्टा, नाम सुने होंगे। और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है तुम्हारा कॉर्टेक्स में, ठीक है? ब्लड फ्लो जो होता है इसमें 5 ml, ठीक है, पर ग्राम पर मिनट होता है, इसमें कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत कंसंट्रेशन करना होता है ना। इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन करना होता है, ठीक है? हम ज्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रहे हैं, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ऑक्सीजन कंजम्पशन, यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन होता है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा ज्यादा होता है, बस उतना ज्यादा नहीं है, ये चीज को जानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बताने के लिए जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। पहले इसका मीनिंग क्या है? ये है ग्लोमेरुलस। ये तो जानते हो ग्लोमेरुलस क्या है? सर यही तो था, ये तो बोमेंस कैप्सूल बना दिए सर, आप कुछ अच्छा बनाइए। ठीक है, तो ये बोमेंस कैप्सूल है। चलो भैया अब इसको बनाओ ग्लोमेरुलस। ये देखो कैपिलरी, बताए थे कभी कैपिलरी के बारे में, ये एफरेंट आने वाला, इफरेंट जाने वाला, ठीक है? इट इज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सुपरफिशियल पोर्शन ऑफ द थिक असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या बोल दिए सर? यहाँ थिक असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले कहाँ है? देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये है हमारा, ये है हमारा बोमेंस कैप्सूल, राइट? दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है? यहाँ पे देखिए एफरेंट आर्टेरियोल लेके आ रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल लेके जा रहा है, सॉरी एफरेंट आर्टेरियोल लेके आ रहा था, उल्टा तो बना ही हुआ पहले। एफरेंट आर्टेरियोल लेके आ रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल लेके जा रहा है, जाने वाला ई है, ठीक? हम ऐसे एक्चुअली बनाए थे, ठीक? तो ये एक्चुअली क्लोज क्या है? पीसीटी का ऊपर वाला पार्ट से, ऐसे करके होता है, ठीक है? और यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल में तुम्हारा लाइनिंग किसका होता है? जेजी सेल का, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, और ये रिलीज करता है तुम्हारा रेनिन। अब समझ में आया?
रास में जो रेनिन आता है वो कहां से आया? जेजी सेल से, ठीक है। इट इज अ मॉडिफाइड स्मूथ मसल, ठीक है ना, जिसको ट्यूनिका मीडिया भी हम लोग बोलते हैं, ठीक। वहां से ये रिलीज हो रहा है, ठीक है। और मतलब ये एफरेंट आर्टरियोल में होता है, ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये रहा तुम्हारा बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखो, बोमेंस कैप्सूल में ये हो गया ग्लोमेरुलस, ये है लाइनिंग ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, ये बनाता है फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। तो क्या होता है, इसका नाम क्या होता है? मेसेंजियल सेल। इसका और एक नाम होता है लेसिस सेल, पॉइगल्सन सेल, गुमर, तो ये बहुत उल्टा पुल्टा नाम है, ठीक है ना, रहने दो, ये सब जर्मन वाला नाम सब है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल, ठीक है ना, बहुत सारा नाम है इसका। तो इसका काम क्या है? इसका काम है फेगोसाइटोसिस, मतलब जो फिल्ट्रेशन करता है ना, तो अच्छा से फेगोसाइट कर देता है। कुछ भी अगर बैक्टीरिया वैक्टीरिया गलती से आ गया ना, तो वहीं पे खल्लास, एकदम सीधा, बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा उसका। उसके बाद इवन जो इम्यून कॉम्प्लेक्स आता है ना, जो डिस्ट्रॉय कर देता है किडनी को, बहुत बार पढ़े होगे कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय द किडनी, उसको भी खत्म कर देता है, डाइजेस्ट, एकदम खल्लास, भूखा होता है, भूखा, इसीलिए इतना सारा नाम दिया गया है ना। और जो जो साइंटिस्ट भी खो जाता है वो भी कम भूखा नहीं था, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो क्योंकि देखो ना, इतना भूखा है, सब जितना आदमी खो जाता है सबके नाम पे एक सेल बना दिया, ऐसा होता है क्या? एक एक सेल का एक ही नाम होता है ना, यहाँ देखो कितना सारा नाम है, क्या बकवास बना दिया। छोड़ो ये सब, साइंटिस्ट सब जो है ना, बस सिर्फ हम लोग को टेंशन देता है और कुछ नहीं। देखो यहाँ, तो सिक्रीट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को देता है ताकि तुम्हारा वो स्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल, ठीक है। इट लाइज बिटवीन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। देख लिए हम लोग। अब बैरियर किस पे बनता है भाई? फिल्ट्रेशन बैरियर। तो हम लोग शॉर्ट में ये सब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हम लोग को मेन चीज में जाना है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम सबसे पहले बनाता है, दिस इज फिनिस्ट्रेटेड एंड 70 to 90 nm, नैनोमीटर का होता है, बहुत छोटा होता है, बट इट इज फिनिस्ट्रेटेड। तो ये कैपिलरी का एंडोथेलियम हो गया। दूसरा हो गया ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो टाइप 4 कोलेजन से बनता है, मेशवर्क ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस एंड सियालोग्लाइकेंस। बायोकेमिस्ट्री में सब ग्लाइकेन के बारे में पढ़े होंगे। पोडोसाइट लेयर जो होता है, इट इज द विसरल लेयर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। सबसे पहले क्या आएगा? कैपिलरी। उसके बाद क्या आएगा? बोलो। बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? पोडोसाइट लेयर। और पोडोसाइट लेयर जो आ जाएगा बोमेंस कैप्सूल का विसरल लेयर, वो फेनेस्ट्रेटेड नहीं होता है, फेनेस्ट्रेटेड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एमसीक्यूज में पूछा गया है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है। सो क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स। जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है? प्रोटीन का नाम है नेफ्रिन या फिर पोडोसिन। तो ये वहां पे पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है उसमें किसी भी तरह का म्यूटेशन हो जाए, या जीन में म्यूटेशन हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? तुम्हारा ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। क्या होता है? ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। जीएफआर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ स्टार्लिंग फोर्स में तुम लोग पढ़ा चुके हैं ये बात। तो यहाँ पे 4 तरह का प्रेशर होता है, इसको बैलेंस करने का बात किए थे। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो बाहर का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस पर डिपेंड करता है ज्यादा। ये जब बढ़ जाएगा तो ये भी हो जाएगा, है ना। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाएगा, मान लो किसी को 140/80 है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है ना। तो फिल्टर, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हम लोग का क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ये बढ़ जाएगा, तो ज्यादा के ज्यादा क्या होगा? अंदर आएगा, ठीक है, ये बढ़ जाएगा। तो जीएफआर क्या होगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा, ठीक। डिहाइड्रेशन हो गया, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगा? ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा, जमा हो जाएगा, बगल बगल में जमा हो जाएगा। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे क्या फायदा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर को बताता था, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। तो जब वो बढ़ जाएगा तो ज्यादा अंदर नहीं आ पाएगा, तो जीएफआर क्या होगा? घट जाएगा। बिकॉज 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 हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, है ना, माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज माइनस
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। ये फॉर्मूला था ना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोग को कैसे हो रहा है। लीवर डिजीज होगा, दारू पीने वाला आदमी होगा पूरा अल्कोहलिक, क्या करेगा, लीवर डिजीज कराएगा, दारू डेंजरस, ठीक है। क्या करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन को कम करेगा, उससे क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो जीएफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा पेशाब निकलेगा। दारू वाला सब जानता ही है मूवीज में देखे होगे, ठीक है। कोई दारू पिया, दारू पिएगा, ठीक है, वॉशरूम जाएगा। समझ में आया कैसे, ये ऐसे। भैया ये भी जान लो, दारू पी रहे हो वो तो वॉशरूम जा ही रहे हो, वेरी गुड, डायरेटिक टाइप का काम कर रहा है, लेकिन दारू पीने से लीवर डिजीज भी करवा रहा है भैया, तेरा प्रोटीन कम करवा रहा है। और कम करा के बस ये एक बात और चीज बता देते हैं कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, कभी भी अल्कोहल अकेले नहीं लेना चाहिए। कुछ होता है ना चखना, चखना, ठीक है, वो चखना लेना पड़ता है। वाई, वाई वो सोडियम एक्चुअली उसमें रहता है, सोडियम का है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है ना वो बॉडी में बहुत स्पीड से सोडियम और वाटर का लॉस करवाता है, ठीक है। जिससे तुम दारू अगर कोई बहुत एक्सेस में पी लिया ना, बेहोश हो सकता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन का हर्निएशन हो सकता है, किसी का अगर ब्रेन वहां पे कमजोर होगा, क्यों, क्योंकि वो सोडियम और वाटर का लॉस कराता है। इसका एक स्पेशल टर्म है जो हैरिसन में लिखा हुआ है। हैरिसन जो हमारी बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, उसमें एक टर्म है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं तुमको कल बता दूंगा उसका नाम क्या है। उसको बियर प्रोटेनोपिया बोलते हैं। बियर, बियर प्रोटीनोनिया निया ऐसे करके कुछ टर्म है, ठीक है। तो मैं कल बताता हूँ ये। तो उससे होता क्या है कि तुम्हारा सोडियम का लॉस हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो, कोई लोग जो दारू पीते हैं वो लोग साथ में चखना खाते हैं, नमकीन वाला, मीठा नहीं खाते, नमकीन वाला खाते हैं, इसीलिए। अगर नहीं खाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो अगर ले रहे हो तो बस ध्यान से रखना, लेकिन बाबू इसको भूलना मत, तेरा लीवर जाएगा, फिर बोलना मत सर बताए नहीं थे आप। देखो यहाँ पे फिर क्या होता है, मान लो रीनल इडीमा हो गया, रीनल इडीमा हो गया, ठीक है। या फिर तुम्हारा किसी तरह से किडनी फूल गया, सूजन हो गया उसमें, या फिर जो यूरेटर होता है उसमें क्या हो गया, तुम्हारा पथरी हो गया, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, किसका, बोमेंस कैप्सूल का, ठीक, क्योंकि वो अंदर से प्रेशर दे रहा है, बाहर फेंक रहा है पीछे, क्योंकि ये तो ब्लॉक कर दे रहा है ना। तो ये बोमेंस कैप्सूल मान लो है, और ये कैपिलरीज था, तो यहां से बाहर जाएगा पानी, जा ही नहीं पाएगा, फिल्ट्रेशन यहाँ ना होना चाहिए था, तो लेकिन ये तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होगा तो जीएफआर घट जाएगा। एकदम लॉजिक से समझना, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर रीनल ब्लड फ्लो अगर किसी तरह से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा। तो हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द जीसी कम हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर रीनल ब्लड फ्लो अगर कम हो जाएगा तो हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यही तुम लोग को समझाना था, ठीक है। मतलब जीएफआर जो होता है वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट के मतलब इक्वल होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है, ये है उसका वैल्यू, ये है उसका जीएफआर का वैल्यू, ठीक है। जो यहां से आया है उतना याद नहीं करना है। जीएफआर पर लीटर पर डे इतना होता है 180, और पर मिनट इतना होता है, ये तो वैल्यूज है, याद करना होता है। रेगुलेशंस, ऑटो रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं वो काम करने का। शॉर्ट में बता के हम जल्दी से बढ़ेंगे, वी आर लूजिंग टाइम, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हम लोग का जीएफआर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल क्या होगा, स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा। ओपन द स्ट्रेस सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स इन द एफरेंट आर्टेरियल्स, एफरेंट आर्टेरियल में कैल्शियम चैनल को खोल देगा। तो एफरेंट आर्टेरियल में वो खोल देगा तो क्या होगा, इंक्रीज द कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द एफरेंट आर्टेरियल। अगर वहां पे कैल्शियम बढ़ जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन। तो जब कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो जीएफआर घट हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। कहा बोल दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया, इतना स्पीड से होता है क्या, नहीं होता है। ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है काम करे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, जीएफआर बढ़ेगा। तो जीएफआर बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा का ज्यादा तुम्हारा ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा स्ट्रेचिंग ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल, एफरेंट आर्टेरियल तुम्हारा मतलब स्ट्रेच करेगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा ब्लड आ रहा है, क्योंकि जीएफआर बढ़ रहा है। जहां जैसे जैसे खाली हो रहा है और ब्लड आ रहा है, और ब्लड आ रहा है, और स्ट्रेचिंग होगा। तो जब स्ट्रेचिंग हो जाएगा ना तो स्ट्रेच सेंसिटिव जो कैल्शियम चैनल है एफरेंट आर्टेरियल का, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है।
उससे क्या होगा, कैल्शियम कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा एफरेंट आर्टरियोल में। जब कैल्शियम कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो एफरेंट आर्टरी में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन। तो कंस्ट्रिक्शन होने से फिर जीएफआर घट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या था, पहले हमारा जीएफआर बढ़ा हुआ था, उसको घटाने के लिए इतना सारा काम किया गया। समझ में आता है? ये पहला हमारा हाइपोथेसिस था। दूसरा क्या फीडबैक है भाई, जो ज्यादा एक्सेप्टेड है, वो क्या बोलता है कि सबसे पहले एक फीडबैक होता है, वो फीडबैक दिया जाता है, उसके हिसाब से काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि तुम्हारा अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो तुम्हारा फिल्ट्रेशन ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड का बढ़ जाएगा, क्योंकि जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है, उसमें सोडियम कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो वो क्या करेगा, मैकुला डेंसा एक सेल्स होते हैं, उसको एक्टिवेट कर देगा। सोडियम क्या करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है। जब एक्टिवेट करेगा मैकुला डेंसा, डेंस सेल्स होते हैं वहां पे, ठीक है ना, मैकुला डेंस सेल्स होते हैं, वहां पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। उससे निकलता है तुम्हारा एडिनोसिन। क्या निकलता है, एडिनोसिन। और वो एडिनोसिन जो होता है, वो एडिनोसिन रिसेप्टर में, जो तुम्हारा मैकुला डेंसा में होता है, A1 रिसेप्टर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है, जब यहाँ पे काम करेगा तो वो कैल्शियम का रिलीज करवाएगा मैकुला डेंसा में, और कैल्शियम क्या करेगा फिर तुम्हारा, वही सेम मैकेनिज्म, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल, उससे तुम्हारा जीएफआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया कि ऊपर से चला गया? हाँ तो बहुत अच्छा से रहे सर, कुछ बुझा नहीं रहा है, ठीक है ना मतलब खेल हो गया सर। ठीक है, तो बात बात है क्या कि जब तक तुम लोग अपने हैंड राइटिंग से इसको नहीं ना लिखोगे, ये तुम लोग का होमवर्क है, तुम अपने हैंड राइटिंग से इसको लिखो, समझ समझ के, तभी समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, तो ये दो हाइपोथेसिस दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ना। मैंने सब लिख दिया है, नोट्स भी तुम्हारे पास है ऑलरेडी, फिर भी मैं तुमको भेज दूंगा, उसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉट ओनली सोडियम, क्लोराइड का कंसंट्रेशन से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है मैक्यूला डेंसा, क्लोराइड का। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इतना ही बताना था। अब हम आ रहे हैं वापस, यहाँ पे बता दिए तुम लोग को A1R के बारे में, एडिनोसिन रिसेप्टर के बारे में। अब हम जा रहे हैं वापस। रिलैक्स, वी आर कंप्लीटेड द 45 मिनट्स। ब्रेन सैचुरेट हो गया होगा तुम लोग का, न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो गया होगा। विल टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, जस्ट रिलैक्स, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके, सो वी विल स्टार्ट इन 5 minutes, 1 minute, we'll start in 5 minutes, take a 5 minute break. I insist you take a 5 minute break.